हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज जो कल के हमारे लेक्चर था, कल के लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे करे थे। तो न्यूमेरिकल्स की जो हमारी 3 वीडियो है वो 3, और ये 3 वीडियो शायद अपलोड हो चुकी हैं और ये हमारी चौथी वीडियो है। तो यहाँ पे हमने देखा वीडियो नंबर हमारी 4 होगी, क्लास 10 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे और चैनल का नाम ओमेगा क्लासेस 1270। तो हमने बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कल आपके लिए लेकर आए थे और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको दिए भी हैं। बड़ा इतने सिंपल वे में हमने आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं ताकि आप इजीली इनको सीख सकें। जैसे कम टू द पॉइंट, मैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ चलता हूँ। मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, इसलिए डिस्प्ले कर दिया ताकि आप जो आसानी से आपको कम समय में ज्यादा नॉलेज मिल सके। तो क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल दर्पण से, ध्यान से देखना बेटा, एक उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कल के इस तरीके के क्वेश्चन भी मैंने काफी सारे आपको कराए हैं और आज के क्वेश्चन में भी मैं देखो, दर्पण कैसा है बेटा, उत्तल, और बस यहीं से पकड़ लो, दर्पण कैसा है, उत्तल। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, क्योंकि ये मिरर टू फ्रंट बनता है, मिरर के पीछे बनता है। अगर ये दर्पण होता है उत्तल तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, तो कहां बनता है, मिरर टू फ्रंट, मिरर के सामने बनता है। तो ये दोनों चीजें बस हमें यहाँ पे देखनी है कि एक मिरर के सामने एक मिरर के पीछे। तो मुझे एक बात बताइए कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है या वास्तविक होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मालूम होगा कि आभासी ही प्रतिबिंब होता है। तो बस यहाँ पे ध्यान रखिए, और मैंने ये आपको कल के न्यूमेरिकल्सों में बताइए क्या बताया मैंने, आभासी प्रतिबिंब के लिए जब प्रतिबिंब, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि प्रतिबिंब बनेगा आभासी, तो मैंने यहां पर लिखा आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए जो हमारा आवर्धन होता है, अभी ये मैंने कल भी आपको मैंने बताया था इसके बारे में। तो आवर्धन जो होता है, जो रेखीय आवर्धन होता है, वो कैसा होता है बेटा, धनात्मक होता है। क्यों, मैंने इसमें आपको बताया था कि इसमें जो एच आई और एच ओ दोनों जो होता है, यानी हाइट ऑफ इमेज भी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ जाती हैं। एच आई भी ऊपर आ जाता है, एच ओ भी ऊपर आ जाता है, इसलिए जो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। तो अभी मैंने बताया आभासी प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है, आवर्धन मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया था कल भी और अब भी। तो इसका मतलब ये आवर्धन दिया हुआ है, कहां दिया हुआ, आधा आधा, तो ये आवर्धन होता है। क्या होता है बेटा, ये आवर्धन, इसको बोलते हैं रेखीय आवर्धन। आवर्धन को किससे दिखाते हैं, एम से। ये मैग्निफिकेशन का शॉर्ट सिंबल ले लिया हमने, एम। और 1/2 प्लस का 1/2 क्यों आ गया, क्योंकि प्लस का होता है। बस ये दिमाग लगाइए, न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है, बस आप दिमाग ये लगाइए, आभासी है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और अगर वास्तविक है तो ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। ये इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। 2 गुना बनता है, 4 गुना बनता है, 3 गुना बनता है, 1/3 बनता है, चौथाई बनता है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी तो आ जाए। आपको काम क्या करना है, केवल आपको अपना लीनियर मैग्निफिकेशन देखना है, वो लीनियर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब वो किस पे डिपेंड होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आभासी पे और वास्तविक पे होगा। अगर प्रतिबिंब आभासी बनना है तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो आपका पॉजिटिव होगा, अगर वास्तविक बनना है तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो आपका जो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आपको बता दर्पण कैसा, उत्तल। दर्पण कैसा है बेटा, उत्तल। और आपको बता उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी। तो मैंने यहाँ लिखा आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर वास्तविक होता तो फिर क्या होता, कल के लेक्चर में देख लेना, सब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये m का मान जैसे 1/2 नजर आ रहा है, फिर 1/2 नजर नहीं आएगा, तो फिर क्या नजर आएगा, -1/2 नजर आएगा। क्या नजर आएगा, -1/2। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। एक उत्तल दर्पण से, एक उत्तल दर्पण है, उसके सामने 26 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी गई है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, यू से। किससे दिखाते हैं, यू से। तो यहाँ पे आगे वस्तु की दूरी, क्या आगे बेटा, वस्तु की दूरी। अब किससे वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो यू बराबर आपके पास आ गया यू, और यू कितना है आपको मिला यहाँ पे माइनस का 26। अब आपके माइंड में आ रहा होगा माइनस क्यों आ रहा है, तो बेटा माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि यू हमेशा दर्पण के सामने होती है। जो चीज दर्पण के सामने होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, तो यू ऑलवेज नेगेटिव। अब पूछ क्या रहा है, आ गया दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको फोकल लेंथ बतानी है, तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे उसको आप देखिए, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं, फोकल लेंथ, तो एफ से दिखा रहे, हो गया क्वेश्चन मार्क। अब मैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा दूं 1/v + 1/u = 1/f, लेकिन मेरे पास तो अभी v है ही नहीं, तो मैं इस फॉर्मूले को लगा के क्या करूं, सबसे पहले तो मुझे v चाहिए। क्या चाहिए, v।
भाई देखो मेरे पास u भी है, मेरे पास u है बस मेरे पास, और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास क्या है, मेरे पास ओनली u है, तो मुझे या तो v चाहिए, जब तक मेरे पास u और v दोनों नहीं हो जाएंगे तब तक मेरे पास f नहीं निकलेगा। तो मुझे निकालना है यहाँ से f। f कैसे निकलेगा, f निकालने के लिए मेरे पास v आना जरूरी है, तो v कैसे निकालूं, आ जाइए। अब आपको पता है कि आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है m बराबर, वो दोनों के रूप में आपको पता है m बराबर माइनस v बटे यू भी होता है और एच आई अपॉन एच ओ भी होता है। तो आप इसे, ये फॉर्मूले को आपको नहीं बदलना, चाहे तो दर्पण उत्तल हो चाहे दर्पण अवतल हो, इस फॉर्मूले की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मोटा है तो मोटा रहेगा, पतला तो पतला रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं आएगा, ये जैसा है ऐसे ही रहेगा। हाँ इसमें फर्क पड़ जाएगा, वास्तविक होने पर, आभासी होने पर जो ऊपर क्वेश्चन का जो आवर्धन है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m की वैल्यू बताओ कितनी है, 1/2, आपने 1/2 रखा, इक्वल टू माइनस वी रहने दो, और u का मान कितना बेटा माइनस के 26, ये रखा माइनस के 26, आपके पास है 1/2 रखा, इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया तो v बटे 26 हो गया। अब आपको पता है जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की v में करेंगे तो हो जाएगा 2v, और बराबर हो जाएंगे आपके 26, और अगर v निकालोगे तो v बराबर 26 और बटे में 2, अब 2 से इसे काटेंगे तो v बराबर 13 सेंटीमीटर। अब v से तो हमें कोई, अभी v का तो हमें कोई जरूरी नहीं, v तो हमें जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें फोकल लेंथ निकालनी। फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे हम जब जब हमारे पास दोनों चीज हो जाएंगे। अब हमारे पास दोनों चीज आ गई तो हम लेंगे दर्पण सूत्र। आपको मालूम है दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ये हमारा दर्पण का सूत्र होता है। क्लियर है। अब इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट कहां से करेंगे, जहां पे हमें दी हुई है इन वैल्यू को हमें पुट करना है। तो 1/u, u की वैल्यू आपको वहां से रखनी है, तो हो जाएगा 1/-26 और प्लस 1/v, v की वैल्यू को यहां से रखो 1/13 और इक्वल टू में 1/f। और देखो ये चीज यहाँ पे चेक करो, 13 प्लस का आ रहा है, तो दर्पण कैसा, उत्तल, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सामने पीछे, तो सामने नहीं बनता बल्कि पीछे बनता है। और यहीं से पता लग जाएगा v का मान पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा, अगर नेगेटिव होता v का मान तो नेगेटिव बनेगा। लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के सामने नहीं बनता, तो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए देखो आपने यहाँ से भी पता लगा लिया। लेकिन अगर ये तुम्हारा माइनस आ जाए तो तुमने कहीं गड़बड़ कर ली है, तो उस गड़बड़ी को हटाना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि गड़बड़ अगर आपने की है तो उस गड़बड़ को कब हटा सकते हो आप, जब आप यहाँ पे देख लोगे एक बार। तो यहाँ पे 13 आ रहा है और हमारे पास उत्तल दर्पण है और v का मान भी 13 आ रहा है, तो बिल्कुल राइट है, हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे, 26 का और 13 का, तो एलसीएम हो गया 26। माइनस के 26 से 26 को डिवाइड करो, तो -26 से 26 को डिवाइड करने का मतलब है 26 ऊपर रखो और माइनस का 26 नीचे रखो, काट दो पूरे को पूरा, तो बचा -1। और इस -1 के ऊपर वाले 1 में कर लो, तो -1 के ऊपर वाले 1 में करेंगे तो 1 आ गया। और 13 से 26 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, 13 दूनी 26, 2, और 2 की 1 में करोगे तो बेटा 2 आ जाएगा, इक्वल टू में हो गया 1/f। इस 2 में से माइनस का 1 निकाल दो तो कितना बचा, 1, और बटे में हो गया 26, इक्वल टू में 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, f की 1 में करो तो f आ गया और 26 की 1 में करो तो 26 आ गया, तो f बराबर आ गया 26 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे क्या है ये, तो ये फोकस दूरी आ गई किसकी, उत्तल दर्पण की। कैसे पहचान ली, प्लस की है तो उत्तल की है, और अगर माइनस की होती तो अवतल की होती, तो f बराबर 26 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर, वेरी सिंपल। तो तरीका अगर आप पे एक बार आ गया है तो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने इसमें पहले क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को कुछ बच्चों के कमेंट्स मैंने देखे थे तो वो कह रहे कि हमें ये नहीं पता चलता, ये यू है, ये एफ है, ये आर है, क्या कैसे पता लगे, इसको कैसे पता लगाए। तो इस अगले क्वेश्चन में मैं आपको फिर पता लगाता हूँ। देखो इसमें सारी चीजें आपको पढ़ के बताऊंगा, देखो ध्यान से। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर फोकस और ये आ गया दूरी, तो क्या बनेगा, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को किससे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो बेटा ये फोकल लेंथ तो दे दी, बस यहाँ पता लगा लेते हैं। और आप सोचते हो पता नहीं, कंफ्यूज हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे प्रॉब्लम से होने शुरू कर देते हो। अब देखो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के और अवतल दर्पण के सामने, पहले यहां तक इतना पकड़ो, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो आपको पता चला कि फोकस दूरी जो 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं, एफ से, क्योंकि ये फोकल लेंथ होती है।
और ये अब मैंने लिखा 10, लेकिन अब दिमाग में एक बात आ रही है कि प्लस का 10 या माइनस का 10, ये बात है। क्योंकि ये दर्पण कैसा है, दर्पण अवतल है, और अवतल दर्पण में फोकल लेंथ कहां होती है, मिरर टू फ्रंट, मिरर के सामने, मिरर के सामने, इसलिए नेगेटिव लेना पड़ेगा। आई बात समझ। उत्तल होता, अगर आपके मन में आ रहा किस तरह का ये उत्तल होता तो फिर क्या करते, उत्तल होता तो आप कुछ ना करते, इस माइनस को हटा देते, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो होता है फोकल लेंथ जो होती है मिरर टू बिहाइंड होती है, मिरर के पीछे होती है। अवतल दर्पण में मिरर के सामने होती है और उत्तल दर्पण में मिरर के पीछे होती है। ये बात क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं। कि सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी मैं दर्पण के सामने, यानी दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर, तो दर्पण के सामने कौन होती है, अबे वस्तु ही तो होती है, तो वस्तु, तो दर्पण के सामने तो वस्तु की दूरी, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, तो दर्पण से वस्तु की दूरी u जो होती है वो आपको कितनी दे रखी, -15। -15 क्यों है, क्योंकि u ऑलवेज नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये हमेशा दर्पण के सामने होती है। और कितनी लंबी है, लंबी और देख लो कितनी लंबी है, तो को चुन्नक सी नजर आ रही है, चुन्नक सी मतलब छोटी सी नजर आ रही, तो वो कितनी है 2, तो वो हो जाएगी आप वस्तु की लंबाई या वस्तु का आकार कह दो, चाहे वस्तु का आकार मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आ गया प्लस का 2। क्यों आएगा प्लस का 2 बेटा, क्योंकि ये वस्तु हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है, तो प्लस की होगी। अब आगे चलते हैं। दो सारी बात तो पता लगा लिया, पूछ रहना क्या रह क्या गया, बस ये रह गया कि तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक तो आपको प्रतिबिंब का आकार बताना है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, प्रतिबिंब का आकार, और प्रतिबिंब का आकार मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, एक तो ये बतानी है, और एक दूसरा प्रकृति बतानी है। प्रकृति का मतलब होता है कि उसकी बनावट मतलब किस तरीके की होगी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आभासी होगा, कैसा होगा, वो बाद में। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। एफ यू वी निकाल दो, वी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, जब फॉर्मूला हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है तो होता है वी यू एफ, और इन तीनों में से कोई दो चीज अगर तुम्हें पता है तो तीसरी आसानी से निकल जाएगी। तो मेरे को क्या पता है, एफ और यू पता है, वी निकाल लो। तो यहाँ लगाएंगे दर्पण सूत्र, क्या लगाएंगे यहाँ पे, दर्पण सूत्र। दर्पण मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है आपको, 1/u + 1/v = 1/f। अब आपको मालूम है u कितना दे रखा है बेटा, u आपको दे रखा है -15, -15 रखो, प्लस 1/v, v आपको दे रखा, v तो है नहीं इसमें तो v को v रहने दो, और 1/f, f दे रखा -10, तो -10 रखो। यहाँ तक तो क्लियर है। बस अब आपको जो नहीं दे रखा उसे वहीं छोड़ दो। किसको छोड़ दो, 1/v को ही छोड़ दो, ये रहा। इसके बाद 1/-10, और इस पूरे को उठा के, जो पूरा है आपको दिख रहा है ना बेटा, ये जो पूरा है ये इसे उठाकर दूसरी तरफ लेके चले जाओ, तो आपको मालूम हो जाएगा कि जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/15। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, -10 का 15 का एलसीएम लेना आता है आप पे। ऐसा नंबर बताइए 10 से भी कट जाए और 15 से भी, और वो 10 और 15 से बड़ा होगा, ध्यान रखना। तो अब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 30। कितना हो जाएगा, 30। अगर नहीं लेना आता तो बेटा सीधा सीधा आप 10 को रखिए और 15 को रखिए और काटना शुरू कर दीजिए। एलसीएम लेना देखो इसे क्या है, आप सोच रहे होंगे तो हमने 5वीं क्लास में सीखा था, हाँ वही तो सीखा, तो ये 15 नहीं कटेगा, इसे ऐसे रख लो। इसके बाद 3 से 3 पंजे 15, 5, और फिर 5 से काटो 1, और 2 तिया 6, 6 पंजे 30 हो गया। अब -10 से 30 को डिवाइड करना, -10 से 30 को डिवाइड करेंगे कितना टाइम होगा, 3 टाइम। अब देखो 10 तिया 30, तो -3 आएगा, क्योंकि माइनस से कर रहे हैं, तो आपका होगा 30 और नीचे होगा -10, 10 बन जाए 10, 10 3 जा 30 = -3, और उसकी 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया -3, प्लस 15 2 जा 30, 2 बचा, 2 की 1 में कर लो तो आ गया 2। बात बराबर है। अब क्या करना है हमें, अब हमें कुछ भी नहीं करना, बस सीधा सीधा खेल करना है। 1/v = 3 में से 2 निकालोगे -1/30, और इसका उल्टा करोगे तो v हो जाएगा, और उसका उल्टा करोगे तो -30 हो जाएगा, तो v = -30 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब जो है, ये प्रतिबिंब निकल गया। तो देखो अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब, ये माइनस का पहले ही देखो, माइनस आ रहा है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे आगे, तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, सामने बनेगा। रीजन कैसे पहचाना, इस माइनस ने आपको बता दिया। माइनस लग रहा है तो प्रतिबिंब आगे बनेगा, माइनस नहीं होता
तो प्रतिबिंब जैसे यहाँ माइनस नहीं था तो प्रतिबिंब पीछे था, यहाँ माइनस आ रहा है तो प्रतिबिंब आगे। अतः प्रतिबिंब, तो ये पहले इसे लिख लेना जो यहाँ पे दिया हुआ v का मान। प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ये आंसर नहीं है, ये नहीं है आंसर, तो एच आई वाला है बेटा। आंसर तो थोड़ी देर में आएगा, उसे देखना। अब आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है, एम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। इंप्लाइज टू का निशान लगा के, ये एम जो इसके भी बराबर है, एम इसके भी, एम दोनों के ही बराबर है। जो आवर्धन है ये माइनस वी अपॉन यू के भी बराबर है और एच आई अपॉन एच ओ के भी बराबर है। तो इंप्लाइज टू लगा के मैं इसको दोनों को आपस में, इन दोनों को लेकर खेल शुरू कर देता हूँ। ये हो गया। जब ये दोनों बराबर होते तो उनको दो बराबर है, लास्ट वालों को नहीं ले लो। अब इनकी वैल्यू बताओ। माइनस वी, तो आपने माइनस लिया, वी का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 30 है, पूरा रखो माइनस का 30। और यू की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, वो माइनस के 15 है, वो रखो माइनस के 15 इक्वल टू एच आई निकालना है, एच आई रहने दो अपॉन यू एच ओ जो है वो दे रखा 2, ये आ गया 2। और 15 बन जा 15 और 15 टू जा 30, तो माइनस का 2 बचेगा। अब तुम कहोगे कैसे बचेगा बेटा, ये चीज तो आप देखो कैसे बचेगा। इस माइनस से ये वाला माइनस देखो, इसको माइनस को बाहर ही रखो। माइनस के 30 से माइनस 15 को भाग करना है, माइनस से माइनस कट गया और 30 को जब 15 से भाग करेंगे कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ये बाद वाला ये ऐसे ही आ जाएगा। आगे बात समझ, पहले माइनस से माइनस काट दो अंदर अंदर वालों का, इस माइनस से माइनस कट गया, 15 से फिर 30 को भाग कर दो, 2 आ गया, और ये माइनस अपने आप में माइनस ही रहेगा। ठीक है। अब एच आई की 1 में मल्टीप्लाई करो तो एच आई हो जाएगा, और माइनस 2 की 2 में करोगे तो माइनस का 4। तो ये आ गया आपका एच आई, ये मेन है। अब ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब नीचे आएगा। नीचे आएगा तो प्रतिबिंब जो होगा आपका वास्तविक, एक तो वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और एक उल्टा होगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस है तो वास्तविक उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा। ये आपका आंसर है, वास्तविक उल्टा बनेगा। तो दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। सारी चीज इसने बता तो दी। तो ये हमारे न्यूमेरिकल है। इन न्यूमेरिकल्स में आपने देखा कि हमने दोनों न्यूमेरिकल्स को आपको बताया। सबसे अच्छा न्यूमेरिकल दोनों ही है, ये वाला बहुत अच्छा होता है बेटा। इसमें जहाँ पे 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता है, वहां पे बच्चा जो है ना डाइवर्ट हो जाता है कि मैं करूं कैसे इस क्वेश्चन को। क्यों, क्योंकि उसके पास एक वैल्यू तो होती है। देखो मेरे पास भी एक वैल्यू थी, यू की वैल्यू थी, मुझे एफ निकालना था, तो मेरी समझ में ये नहीं आ पा रहा था कि वी क्या होगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन आसान भी बहुत है। बस आपको सिर्फ ये देखना कि एम जो मैग्निफिकेशन जो होगा वो नेगेटिव कहां पर होगा और पॉजिटिव कहां पर होगा, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको बता रखा है, आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। और जिसका मेन फॉर्मूला होता है, इसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो है वही रहेगा, फॉर्मूला आपका वही रहेगा। बस ये एम का मान नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है इमेज फॉर्मेशन पे कि वो आभासी है या वास्तविक है। तो आपने देखे कि हमारे इन लेक्चरों को आपने अच्छे से देखा, और अच्छे से देखना चाहे तो बने रहिए ओमेगा क्लासेस के साथ।